डेट है आज 17 अप्रैल 2023। ये सब टॉपिक डिस्कस करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है मर्सी पिटीशन। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मर्सी पिटीशन को हिंदी में दया याचना बोलते हैं, दया याचना। रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बहुत सारे ऐसे प्रिजनर्स हैं, प्रिजनर्स मतलब कैदी जो जेल में बंद हैं, उनको डेथ सेंटेंस दी हुई है कोर्ट ने, यानी कि मृत्यु की सज़ा दी हुई है। ये सेंटेंस का मतलब वाक्य भी होता है और इसका मतलब सज़ा भी होता है। तो उन्हें मृत्यु की सज़ा दी हुई है, लेकिन उन कैदियों ने मर्सी पिटीशन डाली हुई है, दया याचना डाली हुई है प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास। किस लिए? ताकि उनकी डेथ सेंटेंस है उसको कम्यूट किया जाए। कम्यूट या कम्यूटेशन का मतलब होता है जब किसी सज़ा के एक फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। कोई सज़ा मिली है, उसकी फॉर्म को दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। जैसे मान लो डेथ सेंटेंस मिली है, इनको मृत्यु की सज़ा, फांसी लगानी है, लेकिन इस सज़ा को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दे प्रेसिडेंट, यानी कि आजीवन कारावास में। उन्हें मृत्यु की सज़ा ना दी जाए बल्कि जब तक वो जिए जेल में बंद रहें, ये सज़ा कर दे, तो इसे बोलेंगे कि सज़ा को कम्यूट कर दिया, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इन्होंने दया याचना डाली हुई है प्रिजनर्स ने, लेकिन काफ़ी लंबा समय हो गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है देखो इतने लंबे समय से जो ये दया याचना है, मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट के पास पड़ी रहती हैं पेंडिंग में, तो इससे जो डेथ सेंटेंस का पर्पज है ना, उद्देश्य है, वो तो ख़त्म ही हो रहा है, क्योंकि बहुत डिले हो रहा है। वो लोग जिंदे हैं और उन्हें मृत्यु की सज़ा देनी है, मर्सी पिटीशन पे कोई डिसीजन आया नहीं है, तो ये पर्पज भी फुलफिल नहीं हो रहा है डेथ सेंटेंस का। और उनका जो अधिकार है कैदियों का, वो भी एक तरह से वॉयलेट होता है जब पेंडिंग पड़ी रहती हैं ये इतनी सारी मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट के पास या गवर्नर के पास। तो इसमें हम मेनली जानेंगे मर्सी पिटीशन क्या है, कहाँ से आता है इसका प्रोसीजर क्या है इसका डालने का, ये सारा डिटेल में। देखो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है हमारे इंडिया में, उसके हिसाब से मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट को दी जाती है। लास्ट कॉन्स्टिट्यूशनल रिसोर्ट है ये, किसी भी प्रिजनर को या जो कन्विक्ट है, दोषी है, कन्विक्टेड पर्सन है, उसको सज़ा माफ़ करने के लिए ये उसके पास एक लास्ट चांस होता है। मान लो कोर्ट ने सज़ा सुना दी उसे डेथ सेंटेंस, आप सबको पता है, जैसे मान लो किसी का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, तो अगर उसने कोई सज़ा सुनाई है तो ये इस डिसीजन के अगेंस्ट हाई कोर्ट में जा सकता है। हाई कोर्ट ने मान लो उसको सज़ा सुनाई, इसके अगेंस्ट वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने मान लो जब दे दिया अपना डिसीजन, तो सुप्रीम कोर्ट में फिर वो रिव्यू पिटीशन भी डाल सकता है दोबारा से। रिव्यू पिटीशन मतलब अपने जो जजमेंट है उसको दोबारा से रिव्यू करे सुप्रीम कोर्ट। रिव्यू पिटीशन के बाद फिर वो क्यूरेटिव पिटीशन भी डाल सकता है, क्यूरेटिव पिटीशन, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट उसे स्पेशल लीव भी दे सकता है, जिसे स्पेशल लीव पिटीशन बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का अपना डिसीजन है, चाहे तो स्पेशल लीव देके उसे उसका डिसीजन दोबारा से दे सकता है। तो उसके बाद फिर उसके पास कोई चांस नहीं बचता है। अगर उसे मौत की सज़ा सुना दी या डेथ सेंटेंस सुना दिया, कोई और सज़ा, तो फिर वो जेल में जाएगा और अपनी सज़ा काटेगा। अब कोर्ट में उसके पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट उपलब्ध नहीं है, लेकिन हाँ सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद भी उसके पास कोई प्रोसीजर बचता है बचने का, तो वो है मर्सी पिटीशन, यानी कि वो प्रेसिडेंट के पास मर्सी पिटीशन डाल सकता है। यह आर्टिकल 72 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रेसिडेंट के पास वो मर्सी पिटीशन डाल सकता है, और इस 72 आर्टिकल में प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी कैदी को, प्रिजनर को पार्डन कर सकता है। पार्डन का मतलब है माफ़ कर सकता है उसे डेथ सेंटेंस को, या और भी पावर दी हुई हैं इस आर्टिकल में। और यही पावर जो प्रेसिडेंट के पास हैं, वो गवर्नर जो होते हैं स्टेट के, राज्य मतलब स्टेट, राज्य के, स्टेट यानी कि राज्य के जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल, उनको भी अंडर आर्टिकल 161 ये पावर दी हुई है, पार्डन की, कम्यूट की, सस्पेंड करना सेंटेंस को, सज़ा को, ये सब पावर उसको भी दी हुई है। लेकिन दोनों में फ़र्क है, गवर्नर की पावर में और प्रेसिडेंट की पावर में भी। तो दोनों में क्या फ़र्क है, यानी कि डिफरेंस क्या है, ये भी जानेंगे। पहले जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न मर्सी पिटीशन के लिए।
देखो अंडर आर्टिकल 72 जो 72वां आर्टिकल है उसमें प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो किसी भी आदमी को जिसको सजा मिली हुई है, कैदी है यानी कि कन्विक्टेड पर्सन है, दोषी सिद्ध हो चुका है कोर्ट के द्वारा, वो उसको पार्डन कर सकते हैं यानी कि माफ़ कर सकते हैं, रिप्रीव कर सकते हैं, रेस्पाइट कर सकते हैं, रिमिशन कर सकते हैं पनिशमेंट का, यानी कि कुछ छूट दे सकते हैं, पनिशमेंट में सज़ा में छूट दे सकते हैं, या सस्पेंड कर सकते हैं सज़ा को, कुछ समय के लिए सस्पेंड कर देंगे कि अभी रोका जाए इसकी सज़ा को, अभी नहीं दी जाए, या रिमिट कर सकते हैं या फिर कम्यूट कर सकते हैं। तो इसके बारे में जानना आपको, सबका मीनिंग अलग अलग क्या होता है। ये देखो पॉलिटी की प्लेलिस्ट में इनके लिए लेक्चर बना हुआ है, प्रेसिडेंट की पावर है जो उसके बारे में, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये सब पावर होती हैं प्रेसिडेंट के पास। जब कोई पर्सन कन्विक्टेड होता है किसी भी ऑफेंस में, किसी भी अपराध में दोषी सिद्ध होता है, तो ये पावर दे सकता है। कब कब दे सकता है प्रेसिडेंट ये सब कुछ, यानी कि उसको माफ़ी वगैरह कब कब दे सकता है। मान लो कोर्ट मार्शल द्वारा पनिशमेंट दी हुई है, सेंटेंस दी हुई है। कोर्ट मार्शल का मतलब है मिलिट्री कोर्ट, मान लो आप, जैसे आर्मी के कोर्ट होते हैं, उसने सजा दी है किसी पर्सन को, तो उस पर भी प्रेसिडेंट, उस पर भी प्रेसिडेंट माफ़ कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं। या सारे केस जिसमें यूनियन गवर्नमेंट की पावर जहाँ तक एक्सटेंड होती है, उन सब केसेस में पनिशमेंट को माफ़ किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा। इवन डेथ सेंटेंस दिए, डेथ सेंटेंस को यानी कि मृत्यु की सज़ा को भी प्रेसिडेंट माफ़ कर सकते हैं, पार्डन कर सकते हैं। बिल्कुल पार्डन का मतलब हो गया बिल्कुल उसको एकदम फ्री कर देना, जेल से मुक्त कर देना, ये प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। आर्टिकल 161 ये गवर्नर के पास ये सारी पावर होती है जो प्रेसिडेंट के पास होती है, पार्डन करना, रिप्रीव करना, रेस्पाइट, रिमिशन पनिशमेंट को, या सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट करना किसी भी ऑफेंस में। जहाँ तक स्टेट एग्जीक्यूटिव की पावर यानी कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर जहाँ तक एक्सटेंड होती है, यानी कि स्टेट के अंदर गवर्नर होता है एक, स्टेट की पावर स्टेट तक ही है, तो जहाँ तक स्टेट गवर्नमेंट की पावर है वहाँ तक गवर्नर की पावर चलती है, ये पावर, ये मर्सी पिटीशन की। और इसमें देखो एक चीज़ है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी ये लिखा नहीं हुआ है कि मर्सी जो प्ली डाली जाती है, मर्सी प्ली या पिटीशन प्रेसिडेंट या गवर्नर के पास, इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं होती। ना तो आर्टिकल 72 में दी हुई है, ना आर्टिकल 161 में दिया हुआ है कि कितने टाइम में प्रेसिडेंट या गवर्नर डिसीजन लेंगे मर्सी पिटीशन में। तभी ये होता है कि काफ़ी सालों तक पेंडिंग पड़ी रहती है किसी किसी की मर्सी पिटीशन। तो ये आर्टिकल में देखो बाइंडिंग भी नहीं है, प्रेसिडेंट या गवर्नर बाध्यकारी नहीं है कि वो मर्सी पिटीशन को एक्सेप्ट ही करें, वो चाहे तो रिजेक्ट भी कर सकते हैं, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको याद रखनी है, यहाँ कोई डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, मतलब अपनी मनमर्जी की पावर नहीं है गवर्नर या प्रेसिडेंट की। आपको पता है गवर्नर या प्रेसिडेंट किसकी एडवाइस पे काम करते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर या सीएम। गवर्नर है तो सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करेंगे, प्रेसिडेंट है तो प्राइम मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं जो उनकी एडवाइस पे काम करते हैं। आप सबको ये पता है, तो डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, ये याद रखना है। अच्छा, फिर डिफरेंस क्या है प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर में? जो गवर्नर और प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर है मर्सी पिटीशन पे, तो क्या अंतर है इसमें? देखो प्रेसिडेंट की जो पावर है पार्डन करने की, ये सारे केसेस में चलती है, चाहे सुप्रीम कोर्ट ने दिया हो, हाई कोर्ट ने दिया हो, या कोर्ट मार्शल ने दिया हो, यानी कि आपका मिलिट्री कोर्ट है, आर्मी कोर्ट है, उसने दिया हो। लेकिन गवर्नर की जो पावर है वो मिलिट्री कोर्ट पे नहीं चलती है। अगर मान लो आर्मी कोर्ट ने डिसीजन दिया है कोई, उस पे गवर्नर माफ़ नहीं कर सकते, मर्सी पिटीशन को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट है देखो, ये सारे केसेस में पार्डन कर सकते हैं, कोई सा भी केस, किसी कैसी भी सज़ा मिली हो, चाहे आजीवन कारावास, 7 साल की सज़ा, 10 साल की सज़ा, चाहे डेथ सेंटेंस मिली हो, तो वो पार्डन कर सकते हैं। पार्डन का मतलब बिल्कुल फ्री, मतलब अब वो जो दोषी ठहराया गया था अगर प्रेसिडेंट ने पार्डन कर दिया तो इसका मतलब ये हो गया अब वो सज़ा से मुक्त हो गया, अब वो नॉर्मल आदमी है, उस पर कोई अपराध नहीं है, अपराधी नहीं रहा वो। पार्डन का मतलब ये हो गया। लेकिन गवर्नर के पास सारी पावर होती है, सारे केसेस में वो पार्डन कर सकता है, चाहे 10 साल की सज़ा मिली हो, चाहे लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला हो, चाहे 7 साल की सज़ा, सब में पार्डन कर सकता है। लेकिन डेथ सेंटेंस में पार्डन नहीं कर सकता गवर्नर। डेथ सेंटेंस यानी कि मृत्यु की सज़ा मिली है तो उसको पार्डन नहीं किया जा सकता गवर्नर द्वारा, तो ये आपको याद रखना है। डेथ सेंटेंस को पार्डन करना है तो केवल और केवल प्रेसिडेंट कर सकते हैं। प्रोसेस क्या है मर्सी पिटीशन डालने का?
देखो इसके लिए कोई स्टैट्यूटरी रिटर्न प्रोसीजर तो है नहीं हमारे इंडिया में, यानी कि कोई कानून बनाया हो कि इस तरीके से मर्सी पिटीशन डाली जाएगी, ऐसा कोई प्रोसीजर दिया नहीं हुआ है। लेकिन प्रैक्टिस में जैसा होता है उसके हिसाब से जो भी कन्विक्टेड है, यानी कि जो भी दोषी पर्सन है जिसको सज़ा मिल चुकी है, वो खुद डाल सकता है मर्सी पिटीशन, या उसके बिहाफ में, उसके हेतु उसके कोई रिलेटिव, सगा संबंधी, कोई परिवार का या दोस्त कोई भी डाल सकता है, उसके बिहाफ में मर्सी पिटीशन प्रेसिडेंट को सबमिट कर सकता है रिटर्न में। और ये कन्विक्ट है जो जिसे डेथ सेंटेंस मिली है उसे देखो 7 दिन का टाइम मिलता है। जो जेलर होता है, यानी कि जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ जेल होता है, जेल में भाई साहब जो सुप्रिटेंडेंट होता है, जो पुलिस वाले होते हैं जेल में, वो उस आदमी को बताएंगे कि आपको डेथ सेंटेंस मिल गई है, यानी कि मृत्यु की सज़ा मिल गई है। तब उसे पता चलेगा 7 दिन के अंदर, विद इन 7 डेज पीरियड वो मर्सी पिटीशन डाल सकता है। जब देखो उस कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अपील या स्पेशल लीव को डिसमिस कर दिया है, उसके बाद उसे 7 दिन मिलते हैं मर्सी पिटीशन डालने के। और फिर मर्सी पिटीशन को होम मिनिस्टर के पास भेजा जाता है, होम मिनिस्ट्री के पास, गृह मंत्रालय के पास भेजा जाता है। और गृह मंत्रालय फिर देखो कंसल्ट करते हैं स्टेट गवर्नमेंट से, यानी कि जिस भी स्टेट का वो पर्सन है उस स्टेट गवर्नमेंट से कंसल्टेशन करते हैं और फिर फाइनली रिकमेंड करते हैं प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट फिर होम मिनिस्टर की एडवाइस पे डिसीजन लेते हैं, जो भी होम मिनिस्टर एडवाइस देते हैं। और ये बात याद रखनी है, दोनों एग्जीक्यूटिव हेड हैं जो प्रेसिडेंट और गवर्नर, ये देखो खुद का कोई डिस्कशन नहीं है, किसकी एडवाइस पे काम करते हैं, गवर्नमेंट की एडवाइस पे, यानी कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट, या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे प्रेसिडेंट, क्योंकि होम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही पार्ट है। और आपका जो ये है स्टेट में, आपका जो स्टेट की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है या सीएम है, उनकी एडवाइस पे गवर्नर काम करेंगे। तो ये आपको याद रखना है इसमें। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल चीफ साइंटिस्ट, मैक्स। ये देखो एक मीटिंग होने वाली है आज 17 अप्रैल से लेकर 19 अप्रैल 2023 तक मीटिंग होगी। ये G20 की मीटिंग होने वाली है, प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 और 3 के लिए भी। कहाँ पे होगी मीटिंग, इसका प्लेस याद रखना है, वाराणसी में, यूपी में है वाराणसी। और यहाँ पे ये मैक में जो मीटिंग ऑफ एग्रीकल्चर चीफ साइंटिस्ट है, यानी कि इसमें देखो चीफ साइंटिस्ट की मीटिंग होने वाली है। G20 से यहाँ पे साइंटिस्ट आएंगे, G20 के जो मेंबर है। G20 का आपको पता है क्या है, G20 20 कंट्री का एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन है। इसके बारे में डिटेल में जानना G20 के बारे में तो आप लेक्चर देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक की प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें, या इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो ये जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी इसकी 2012 में हुई थी मैक्सिको में, मैक्स की। जो मैक्स के मेंबर हैं उसमें देखो गवर्नमेंट बॉडीज से या मिनिस्ट्रीज से मेंबर आएंगे यहाँ पे इस मीटिंग में। वो एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है मिनिस्ट्री, जैसे हमारे इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर है, वो जाएगी इस मीटिंग में, G20 की जो मीटिंग होने वाली है मैक्स की। और लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं जो एग्रीकल्चर की फील्ड में रिसर्च करते रहते हैं, उनसे एक्सपर्ट वगैरह जाएंगे। 2023 की थीम क्या है इसकी मीटिंग की, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम फॉर हेल्दी पीपल एंड प्लानेट, ये थीम है इसकी। जो मैक ये डिस्कस करेगा कि फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी के लिए किस तरह से काम किया जाए, क्लाइमेट चेंज के लिए कैसे रेजिलियंस किया जाए, यानी कि जो खाद्य सुरक्षा है उसको किस तरह से सुनिश्चित किया जाए। जो खाद्य की, यानी कि खाने की कमी हो रही है, पोषक तत्वों की कमी हो रही है, इसको कैसे पूरा किया जाए। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, इसके हिसाब से जो नई नई फसलें कैसे उगाई जाएं क्लाइमेट के हिसाब से, या वन हेल्थ अप्रोच कैसे अपनाई जाए पूरे वर्ल्ड वाइड, डिजिटल एग्रीकल्चर को कैसे यूज किया जाए, डिजिटल एग्रीकल्चर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को रिसर्च एजुकेशन एक्सटेंशन के लिए किस तरह से यूज किया जाए, इस पे यहाँ पे डिस्कशन होगा इस मीटिंग में। और यहाँ पे महर्षि इनिशिएटिव भी लॉन्च होगा। महर्षि का मतलब है मिलेट्स एंड अदर एंशियंट ग्रेन्स इंटरनेशनल रिसर्च इनिशिएटिव। इसमें देखो मिलेट और सारी मिलेट के बारे में भी इसमें अवेयरनेस फैलाई जाएगी, रिसर्च पे फोकस किया जाएगा। मिलेट देखो मोटा अनाज को बोलते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब मिलेट में आते हैं। और 2023 को यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट भी डिक्लेयर किया हुआ है, और हमारे इंडिया में नेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2018 को डिक्लेयर किया था। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये सब कुछ भी यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा।
4 प्रायोरिटी एरिया आ जाए डिस्कशन के इसमें, जिस पे डिस्कशन किया जाएगा। पहला तो यही है, फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन। इसमें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रोल है उसको डिस्कस किया जाएगा कि फूड सिक्योरिटी न्यूट्रिशन को साइंस टेक्नोलॉजी का यूज करके कैसे इंश्योर किया जाए, सुनिश्चित किया जाए। रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बिल्ड किया जाएगा। क्लाइमेट के हिसाब से वन हेल्थ अप्रोच अपनाई जाएगी। डिजिटलाइजेशन किया जाएगा एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन का। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रिसर्च डेवलपमेंट के लिए अपनाई जाएगी, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनी साथ में आएंगी, रिसर्च डेवलपमेंट करेंगी, एग्रीकल्चर को कैसे सस्टेनेबल बनाया जाए। यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है अभिलेख या शिलालेख बोलते हैं हिंदी में। अभिलेख शिलालेख का क्या मतलब है? मतलब कोई भी चीज़ जैसे किताबों पे लिखी हुई है, दीवारों पे छपी हुई हो, कुछ लिखा हुआ, ये इंस्क्रिप्शन होते हैं। तो ये उत्तरामेरूर एक इंस्क्रिप्शन है। इसका डिस्कशन अभी देखो, प्राइम मिनिस्टर इंडिया डेमोक्रेटिक हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसमें इसका उल्लेख किया, उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन का रेफर किया प्राइम मिनिस्टर ने। ये कहाँ पे है इंस्क्रिप्शन? ये देखो जगह का नाम है उत्तरामेरूर, उसके नाम पे ही उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन इसका नाम पड़ गया। ये तमिलनाडु की कांचीपुरम प्लेस में है उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन। तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे हम उत्तरामेरूर के बारे में। इसमें देखो मल्टीपल इंस्क्रिप्शन है जो बहुत साल पुराने हैं। इसमें देखो जो परंतक एक राजा थे, परंतक प्रथम बोलते हैं हिंदी में, परंतक प्रथम या परंतक फर्स्ट, 907 से लेकर 953 एडी में ये रहे थे। चोल डायनेस्टी थी जो चोल वंश, उससे संबंध रखते थे, उसके राजा थे चोल वंश के राजा परवंतक, ये परंतक फर्स्ट। तो इनके ही टाइम पे ये इंस्क्रिप्शन लिखा गया था। ये फेमस इंस्क्रिप्शन है परंतक फर्स्ट के टाइम पे, जो वैकुंडा पेरुमल टेम्पल की दीवारों पे लिखा हुआ पाया गया। ये वैकुंडा पेरुमल टेम्पल देखो ये है, इसकी जो दीवारें हैं, ये जो रेड लाइन खींच रही है, यहाँ पे लिखे पाए गए इंस्क्रिप्शन। ये क्या क्या इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्या सूचना देते हैं, क्या लिखा हुआ है इनमें? इनमें देखो लोकल सभा का फंक्शन क्या है, यानी कि लोकल सभा किस तरह से फंक्शनिंग करती थी, किस तरह से काम करती थी। लोकल सभा मतलब विलेज असेंबली, जैसे आजकल पंचायत होती है गांव की, तो इस तरह चोल वंश के टाइम में लोकल सभा या विलेज असेंबली किस तरह काम करती थी, इसके बारे में डिटेल में लिखा हुआ है इस इंस्क्रिप्शन में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि चोल वंश के टाइम में किस तरह से विलेज सभा काम करती थी। तो इसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो ये सभा थी एक तरह से असेंबली थी जिसमें ब्राह्मण हुआ करते थे, मतलब जो सभा है उसमें कुछ मेंबर थे और मेंबर में सारे के सारे ब्राह्मण हुआ करते थे। और इसके पास, सभा के पास एक स्पेशलाइज्ड कमेटी थी जो डिफरेंट काम के लिए अपना अलग अलग काम उसको निर्धारित किए हुए थे, वो काम करती थी। ये उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन है, डिटेल बताता है कि किस तरह से इस लोकल सभा में या विलेज असेंबली है जो, इसमें किस तरह से मेंबर को अपॉइंट किया जाता था या सिलेक्ट किया जाता था, सदस्य को किस तरह से जो सदस्य चुने जाते थे या सिलेक्ट किए जाते थे, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती थी, किस आधार पे उनको इसका मेंबर बनाते थे, ये सब कुछ इस इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। उनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हुआ करती थी, किसकी? मेंबर की, जो इसके सभा के सदस्य होते थे। और उनको किस तरह से रिमूव किया जा सकता था, किस तरह से हटाया जाता था सदस्य, ये सब कुछ इसमें डिटेल में लिखा हुआ है। तो पहले जानते हैं इस लोकल सभा का या विलेज असेंबली का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती थी। ये आपको याद रखना, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होती थी। जैसे देखो प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, आप सबको पता होना चाहिए, 35 साल की उम्र होनी चाहिए, हमारे इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, बस ये 2 क्वालिफिकेशन है। और किसी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में उसका मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को उसने हायर, मतलब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे ना हो, वो किसी लाभ के पद पे ना हो कार्यरत, ये क्वालिफिकेशन है। तो इस तरह से ये विलेज असेंबली होती थी, इसकी क्या क्वालिफिकेशन थी? एक तो देखो जो आदमी इसका मेंबर बनेगा उसकी उम्र 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए और उसके पास कुछ भूमि होनी चाहिए, यानी कि लैंड का सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड की ओनरशिप होनी चाहिए, मालिक होना चाहिए कुछ भूमि का वो। और उसके पास मंत्र और ब्राह्मणाज के बारे में, जो वैदिक कॉर्पस से ब्राह्मणाज और कुछ मंत्र के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। दूसरा यह है कि अगर मान लो उसके पास भूमि नहीं है, लैंड ओनरशिप नहीं है, तो वो उसके पास कम से कम एक वेद की, 4 वेद हैं आपको पता है,
उसमें से 4 में से एक वेद की नॉलेज हो और 4 भाष्य की नॉलेज हो। ये समझ लो 4 भाष्य किताब हैं उनकी नॉलेज हो और एक वेद की नॉलेज हो, और वो वेल वर्स्ड हो बिजनेस में भी और वर्चुअस हो। वर्चुअस का मतलब पवित्र हो, कोई उसने गुनाह ना किया हो, वही उसका मेंबर बन सकता है। सिलेक्शन का प्रोसीजर कैसा होता था? देखो 30 वार्ड हुआ करते थे, 30 वार्ड एक साथ आते थे, असेंबल होते थे, और वो 30 वार्ड एक रिप्रेजेंटेटिव विलेज असेंबली के लिए देते थे। यानी कि 30 वार्ड है, एक वार्ड से अपना एक रिप्रेजेंटेटिव देंगे, दूसरा वार्ड अपना एक रिप्रेजेंटेटिव, तो इस तरह से रिप्रेजेंटेटिव देते थे। जो एलिजिबल होते थे या विलिंग होते थे यानी कि मेंबर बनने के लिए, वो अपना नाम लिखते थे पाम के पत्ते पे। पाम देखो ताड़ का पेड़ जो होता है, ताड़ का पेड़, उस ताड़ के पेड़ का जो पत्ता होता है उस पे अपना नाम लिखते थे। उस पे अपना नाम लिख के एक डिब्बे में डाल देते थे। फिर वहाँ जो विलेज असेंबली की बिल्डिंग हुआ करती थी, बिल्डिंग में ये सब कुछ होता था, वहाँ पे मान लो एक डिब्बे में ये पत्ते पे लिख के अपना नाम डाल दिया। फिर वहाँ उस बिल्डिंग में जो प्रिस्ट हुआ करता था, पुजारी, वो इससे पत्ता निकालता था। जिसका भी नाम निकल जाता था वो उसका मेंबर बन जाता था, यानी कि ड्रॉ से निकालते थे। अगर मान लो रिमूव करना हो, हटाना हो किसी मेंबर को, तो किस तरह से हटाते थे? डिसक्वालिफिकेशन का क्या प्रोसीजर था? सेवरल फैक्टर थे जिसके आधार पे उनको डिसक्वालीफाई किया जा सकता था, हटाया जा सकता था। कौन कौन से फैक्टर थे? पहला तो ये, अगर उसने कमेटी को अपना डिटेल सबमिट नहीं किए, अपने अकाउंट के बारे में डिटेल सबमिट नहीं किए, तो तब उसे हटाया जा सकता था। अगर मान लो उसने 5 क्राइम माने जाते थे उस टाइम पे, 5 में से अगर उसने 4 क्राइम किए हैं, मतलब अपराध किए हैं, कौन कौन से अपराध? पहला, किलिंग ए ब्राह्मण, अगर उसने किसी ब्राह्मण को मारा है तो उसको मेंबर नहीं बनाते थे। अगर वो शराब पीता है, एल्कोहल ड्रिंक करता है, तो उसको इस असेंबली का मेंबर नहीं बनाते थे। अगर उसने चोरी की है, चोर है, तब भी मेंबर नहीं बनेगा। अगर उसने एडल्ट्री की है तब भी मेंबर नहीं बनेगा। एडल्ट्री का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा लव अफेयर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, शादी के बाद अगर हस्बैंड या वाइफ किसी और पराये औरत या मर्द से अपना संबंध करते हैं तो उसे बोलते हैं एडल्ट्री। तो ये कोई करता है तो भी इसका मेंबर नहीं बनाया जाएगा। और अगर वो किसी आउटकास्ट के साथ एसोसिएटेड है, मान लो किसी आदमी को जात से बाहर निकाल दिया, बहिष्कार कर देते हैं जैसे, तो उसके साथ अगर उसका कोई संबंध है तो भी उसको नहीं इसका मेंबर बनाया जाएगा। या वो किसी ऐसी डिश को खाता है, डिश का मतलब मान लो किसी समाज में किसी खाने पीने पे प्रतिबंध लगा है, और अगर वो उसको खाता है तो फिर भी उसको मेंबर नहीं बनाया जाएगा विलेज असेंबली का। तो इतने सारी रेस्ट्रिक्शन थी। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है ए हेल्प प्रोग्राम। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 2 के लिए, 2 के लिए नहीं 3 के लिए, मेंस में। रिसेंटली देखो ये हेल्प प्रोग्राम है, इसका मतलब है एक्रेडिट एजेंट फॉर हेल्थ एंड एक्सटेंशन ऑफ लाइफ स्टॉक प्रोडक्शन। ये प्रोग्राम लॉन्च किया उत्तराखंड ने। उत्तराखंड ने किस किस के साथ मिलकर? देखो ये इनिशिएटिव है मेनली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, एक मंत्रालय, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये 2 मंत्रालय हैं यूनियन मिनिस्ट्री के, इनके ये इनिशिएटिव है हेल्प प्रोग्राम। अभी उत्तराखंड ने ये उत्तराखंड में लॉन्च किया है। तो क्या है ये प्रोग्राम? ये कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम है जिसमें वुमेन एक्टिविस्ट, महिला जो सोशल वर्कर होती हैं वो इसमें अपना पार्टिसिपेशन देती हैं। क्या काम करती हैं ये देखो किसान जो होते हैं उनको सहायता करती हैं ताकि वो किसान अपने लाइफ स्टॉक के लिए, लाइफ स्टॉक का मतलब पशु, अपने पशुओं के लिए लोन ले सकें, और लोन लेके वो कुछ मान लो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट करना चाहें, कुछ उद्योग खोलना चाहें पशुओं के आधार पे, तो वो खोल सकें। तो एक तरह से इसके लिए देखो इनअप पोर्टल बना हुआ है जिस पे रजिस्टर करते हैं, जिसमें एनिमल की टैगिंग भी की जाती है, कितने एनिमल हैं इनको भी टैग किया जाता है और इनअप पोर्टल पे रजिस्टर किया जाता है, और इंश्योरेंस भी किया जाता है पशुओं का। इनअप पोर्टल का मतलब है कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क फॉर एनिमल प्रोडक्टिविटी या एनिमल प्रोडक्शन एंड हेल्थ। देखो इसमें क्या है, ये एनडीडीबी का पोर्टल है। एनडीडीबी क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड है। ये डेयरी डेवलपमेंट के लिए काम करता है ये नेशनल बोर्ड। तो इसका पोर्टल है, यहाँ पे रजिस्टर किया जाता है कि किसके पास कितना पशु है, इंश्योरेंस किया नहीं किया, इंश्योरेंस करा सकते हैं, ये सब कुछ। तो इसलिए हेल्प करती हैं महिलाएं इनके किसानों का। इसमें देखो बहुत सारी स्कीमें इम्प्लीमेंट की जाती हैं, लागू की जाती हैं,
जो किसानों के लिए हैं, मेनली लाइफ स्टॉक के लिए हैं, उनके पशुओं के लिए हैं, और किसानों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है ग्रास रूट लेवल पे, क्योंकि पता है आपको ग्रास रूट लेवल पे यानी कि गांव के इलाकों में, रूरल एरियाज़ में या रिमोट एरियाज़ में, जो दूर दराज के इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन होती नहीं है, किसानों के पास जानकारी होती नहीं है कि कौन कौन सी स्कीम गवर्नमेंट ने चलाई होती है, और उन स्कीम का फ़ायदा आपको पता है करप्शन के कारण बहुत सारे अधिकारी उठा लेते हैं, उनका पैसा यूज़ कर लेते हैं, जो बेनिफिशियरी हैं उनके पास पैसा पहुंच नहीं पाता है। तो इसलिए किसानों की सहायता करती हैं ये महिलाएं। इसमें जो महिलाएं हैं या जो वॉलंटियर हैं वो सहायता करती हैं किसानों का कि उनके पशुओं को डिसीज़ से भी बचाया जा सके, इन्फेक्शियस जो बीमारी हो जाती है पशुओं को, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का भी प्रमोट करती हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का मतलब जो पशुओं को बच्चे पैदा होते हैं नेचुरली पैदा ना होके डॉक्टर द्वारा पैदा किए जाते हैं, जो मतलब डॉक्टर बीज रखता है गाय भैंस के अंदर, तो उसके द्वारा जो किए जाते हैं, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को भी एनकरेज किया जाता है। ये देखो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंदर प्रमोट किया जाता है, तो इसके अंदर भी ये इस हेल्थ प्रोग्राम के अंदर भी प्रमोट किया जाता है। इंश्योरेंस और एनिमल टैगिंग को भी प्रमोट किया जाता है। तो अब जान लेते हैं राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या है। 2014 में इसको लॉन्च किया था। जो हमारे इंडिया की इंडिजिनस बोविन ब्रीड है, बोविन ब्रीड का मतलब गाय की जो प्रजाति हैं उनको, इंडिजिनस का मतलब हमारे देश की मूल प्रजाति हैं, उनको कंजर्व करना था और उनका डेवलप करना था, क्रॉस ब्रीडिंग करानी थी ताकि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सके, उनका दुग्ध उत्पादन बढ़ सके, प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। और देखो ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन आगे भी चालू कर दिया, 2021 से 2026 तक चलेगा। ये एक स्कीम है ऑलरेडी, राष्ट्रीय पशुधन विकास योजना। इसके अंतर्गत 2021 से 2026 तक राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और क्या क्या टारगेट हैं इसके राष्ट्रीय गोकुल मिशन के? पहला तो वही है कि जो बोविन है, गाय या जो दुग्ध उत्पादन के लिए पशु हैं, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाया जाए, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, और सस्टेनेबल मैनर में प्रोडक्शन को इंक्रीज़ किया जाए एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके। क्रॉस ब्रीडिंग कराना या अपनी जो इंडिजिनस वैरायटी हैं उनको कंजर्व करना, जेनेटिक मेरिट बुल्स हैं उनकी ब्रीडिंग कराना, और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को इनक्रेज करना ताकि नई नई वैरायटीज़ डेवलप की जा सकें जिससे ज़्यादा दूध का उत्पादन हो सके। और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जो सर्विस है फार्मर के डोर स्टेप पे उपलब्ध कराना, मतलब डॉक्टर खुद किसानों के घर पे आता है और भैंस के या गाय के अंदर बीज रख के जाता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करता है। तो ये भी एनकरेज किया जाता है इसमें, इस राष्ट्रीय गोकुल मिशन के अंडर। और इंडिजिनस जो कैटल या बफेलो की जो प्रजाति हैं उनको पाला जाता है, कंजर्व किया जाता है साइंटिफिक और होलिस्टिक मैनर में। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है चागास डिसीज़। एक बीमारी है ये, रिसेंटली अभी न्यूज में, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है मेनली। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड चागास डिसीज़ डे ऑब्जर्व किया है रिसेंटली, ताकि पूरे वर्ल्ड वाइड मिलियंस लोगों के अमंग ये अवेयरनेस फैलाई जाए, इस बीमारी के लिए अवेयरनेस फैलाई जाए, इसलिए ये वर्ल्ड चागास डिसीज़ डे ऑब्जर्व किया है। तो हमें इसमें जानना है कि ये डिसीज़ क्या है, चागास डिसीज़। जो चागास डिसीज़ है इसको अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियासिस के नाम से भी जानते हैं। ये कम्युनिकेबल डिसीज़ है और किससे होती है? पैरासाइट से। याद रखना, पैरासाइट प्रोटोजोआ से होती है ये। और पैरासाइट प्रोटोजोआ क्या है, इसका नाम क्या है जिस पैरासाइट या प्रोटोजोआ से होती है? इसका नाम है ट्राइपेनोसोमा क्रूजी, इसलिए इसको अमेरिकन ट्राइपेनोसोमियासिस के नाम से भी जानते हैं। और देखो ये तो आपको पता ही होगा, बहुत सारी बीमारी बैक्टीरिया से होती हैं, जैसे टीबी होती है बैक्टीरिया से, मोतीजीरा टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, बहुत सारी वायरस से होती हैं जैसे कोरोना वायरस से होती है। तो इस तरह से ये पैरासाइट से होती है, पैरासाइट प्रोटोजोआ से मलेरिया भी होता है। तो याद रखना आपको किससे होती है बीमारी चागास डिसीज़? पैरासाइट प्रोटोजोआ से होती है ये डिसीज़। और ये डिसीज़ का नाम है जो चागा किस नाम पे रखा गया? ये देखो फिजिशियन थे, मतलब साइंटिस्ट थे जिसने इस डिसीज़ को खोजा, जिसका नाम था कार्लोस चागास। उनके नाम पे इस बीमारी का नाम रख दिया। इन्होंने पहली बार ब्राज़ील से डिस्कवर किया था, इसको खोज की थी, डिटेक्ट की थी 1909 में, तो तभी इसका नाम रखा। सिम्टम क्या क्या होते हैं इसमें, यानी कि लक्षण क्या होते हैं जब ये बीमारी होती है? इसमें देखो बुखार हो सकता है, फीवर, सिर दर्द हो सकता है, हेडेक,
रेसेस हो सकते हैं बॉडी पे, इन्फ्लेमेटरी नोड्यूल्स हो सकते हैं, जलन हो सकती है बॉडी में, नौसी बेचैनी हो सकती है, डायरिया दस्त लग सकते हैं, मसल्स पेन हो सकता है, यानी कि पूरी बॉडी में पेन दर्द, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है। देखो 70 से 80% पेशेंट ऐसे होते हैं जो एसिम्टोमेटिक होते हैं, यानी कि उनको ये बीमारी हो जाती है लेकिन कुछ लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन उनको ये बीमारी होती है। तो इसे डिटेक्ट करना बहुत ही चैलेंजिंग होता है, पता लगाना कि ये बीमारी है नहीं है। जिस डिसीज़ का ट्रांसमिशन कैसे होता है, देखो ये डिसीज़ होती तो पैरासाइट से है, पैरासाइट प्रोटोजोआ से, लेकिन ट्रांसमिशन कैसे होता है, एक बग है, मतलब एक कीड़ा है, ये इंसेक्ट, ये बग या कीड़ा बोल लो, इसको ट्राइटोमाइंस के नाम से भी जानते हैं। ट्राइटोमाइंस इसका नाम है इस बग का, और इसे किसिंग बग भी कहते हैं, किसिंग बग या ट्राइटोमाइंस। इसकी वजह से ये बीमारी फैलती है। कोई भी इंडिविजुअल इस डिसीज़ के कांटेक्ट में आता है तब ये बीमारी हो जाती है, या ये बीमारी मेनली होती है इस कीड़े की वजह से, या कंजेनिटल ट्रांसमिशन भी हो सकता है। कंजेनिटल का मतलब ये है कि अगर कोई मान लो प्रेग्नेंट महिला है तो उसके बच्चे को भी हो सकती है बीमारी। अगर ब्लड का ट्रांसफ्यूशन हुआ है तब भी हो सकती है, मान लो ब्लड दिया एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को तब हो सकता है, या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन की है तब हो सकता है, बॉडी का पार्ट बदला गया है, या बिना पका हुआ खाना खाते हैं उसमें ये है पैरासाइट तब भी हो सकता है। ये डिसीज़ देखो वैसे तो कैजुअली कॉन्टैक्ट से नहीं फैलती है, जैसे कोरोना फैलता है ना कॉन्टैक्ट से, ऐसे नहीं फैलता है। इन्फेक्टेड ह्यूमन या एनिमल के मतलब पास आने से नहीं फैलता है। तो याद रखना है एनिमल को भी होता है, ह्यूमन को भी, लेकिन कैजुअल कॉन्टैक्ट से जनरली नहीं होता है, ये फैल नहीं सकता है। कैजुअल कॉन्टैक्ट से फैलता कैसे, या तो वो कीड़ा है जो किसिंग बग उससे फैलता है, या फिर जो प्रेग्नेंट महिला है उसके बेबी को, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, या फिर ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, या फिर बिना पका हुआ खाना जिसमें ये प्रोटोजोआ है तब हो सकता है। कौन कौन सा एरिया है जहाँ पे ये फैलता है ज़्यादा, मोस्ट प्रिविलेंट है लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका देखो इस प्लेस को बोलते हैं नॉर्थ और साउथ अमेरिका के बीच वाला पार्ट, यहाँ पे होता है ये मेनली। सेंट्रल अमेरिका बोल सकते हो, ये सारे कंट्री है यहाँ पे आते हैं जो। ट्रीटमेंट क्या है, इसका इलाज क्या है, देखो इसका कोई इलाज नहीं है, ना तो कोई वैक्सीन है ना दवाई है, लेकिन ट्रीट कैसे किया जाता है, बहुत सारी एंटी पैरासिटिक दवाई हैं। एंटी पैरासिटिक मतलब पैरासाइट या प्रोटोजोआ को मारने के लिए दवाइयाँ हैं, उनके द्वारा ट्रीट किया जाता है। दवाइयों का नाम है बेंजीनिडाजोल और नाइफर या निफर्टीमोक्स, ये 2 टैबलेट हैं या इसकी दवाई हैं जिनके द्वारा इसको ठीक किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3 और 2 के लिए भी। इंडिया ने देखो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसके साथ अभी MOU साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या एग्रीमेंट बोल लो, समझौता साइन किया है। इस समझौते के तहत इंडिया 10,000 मैट्रिक टन वीट यानी कि गेहूं भेजेगा, 10,000 मैट्रिक टन गेहूं भेजेगा अफगानिस्तान को। पिछले महीने ये डिक्लेयर किया था कि इंडिया देखो सेंट्रल एशिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप में, इसमें इंडिया ने ये डिक्लेयर किया था कि वो अफगानिस्तान को 20,000 मिलियन मैट्रिक टन वीट भेजेगा चाबहार पोर्ट के जरिए। ये ईरान का पोर्ट है चाबहार पोर्ट, यहाँ देखो आप, ये इंडिया देख रहे हो आप, ये है ईरान, और ईरान ये पाकिस्तान से बॉर्डर लग रहा है, यहाँ पे है ईरान का पोर्ट है चाबहार पोर्ट को इंडिया ने भी सपोर्ट किया था डेवलप करने में। तो यहाँ इस पोर्ट के द्वारा भेजा जाएगा, यानी कि देखो इंडिया से जाएगा चाबहार पोर्ट में, फिर ईरान के जरिए अफगानिस्तान में चला जाएगा ये जो गेहूँ है। अफगानिस्तान की सिचुएशन क्या आप सबको पता है, जब से तालिबान का रूल आया है यहाँ पे, तो 10 में से 9 फैमिली को खाना नहीं मिल पा रहा है, वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, बहुत महंगा खाना हो रहा है वहाँ पे। कम से कम 20 मिलियन अफगान्स हैं, जो मतलब 2 करोड़ लोग हैं, वो स्टारवेशन का थ्रेट फेस कर रहे हैं, मतलब भुखमरी के शिकार होते जा रहे हैं। इंडिया का स्टैंस क्या तालिबान पे, देखो अभी तक फॉर्मली तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज नहीं किया है, इंडिया ने पहचान नहीं दी है, लेकिन ये देखो जो मतलब अफगानिस्तान के लोग हैं उनको एक्सेस दे रहा है, उनको मानवता के बेस पे, ह्यूमैनिटेरियन के बेस पे उनको सहायता पहुंचा रहा है इंडिया वहाँ, ताकि यहाँ पे जो लोकल ट्राइब हैं और लोकल ये तालिबान लीडर हैं इनके बीच में कोई वार ना हो, युद्ध ना हो। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम क्या है, देखो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनाइटेड नेशन के अंदर ही काम करती है। ये पूरे वर्ल्ड वाइड, जैसा इसके नाम में फूड असिस्टेंस देती है, यानी कि खाने की सहायता देती है। पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा मानवता के बेस पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है ये।
स्कूल्स वगैरह में भी ये मील पहुंचाती है, मील का मतलब फूड खाना, स्कूल में खाना पहुंचाती है। कब बनाई गई थी? 1961 में। हेडक्वार्टर इटली की राजधानी रोम में है। किसने बनाया था इसको 1961 में? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और फाओ, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इन दोनों ने मिलकर बनाया था। फाओ यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज एजेंसी है और यूएनजी आप जानते हो यूनाइटेड नेशन का एक ऑर्गन है। मेंबरशिप किस किस की है? मतलब मेंबरशिप इसमें देखो, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप है, उसका मेंबर है ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। टारगेट क्या है? टारगेट वही है, फूड सिक्योरिटी उपलब्ध कराना, हंगर को ख़त्म करना, भुखमरी को ख़त्म करना, न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना, ये इसका टारगेट है। स्ट्रेटजिक प्लान क्या है इसका? 2022 से 2025 तक इसका प्लान है हंगर के खिलाफ लड़ना, टर्निंग द टाइड अगेंस्ट हंगर। शेयर द मील इनिशिएटिव ऑफ द यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम दैट अलाउज डोनेशन। ये शेयर द मील ऐप चला रखे जिसके द्वारा खाना भेजा जाता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के द्वारा डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो ये इसने प्रोग्राम चला रखे हैं, प्लान चला रखे हैं। विजन क्या है इसका? 2030 तक आते आते जीरो हंगर का जो गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 है। आप सबको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है एसडीजी, सतत विकास लक्ष्य बोलते हैं, सतत विकास गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को हिंदी में। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में डिटेल में जानना है तो इकोनॉमी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे आप लेक्चर देख सकते हो फुल डिटेल में। 17 गोल हैं, ये 17 गोल के पार्ट हैं, जैसे एक गोल का पार्ट है 1.1 1.2 ऐसे करके, तो 17 गोल है, 169 टारगेट है टोटल। ये 2015 में यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किए थे, 2030 तक हासिल करने हैं जो यूनाइटेड नेशन के मेंबर हैं। जैसे इसमें है सबको एजुकेशन देना, हंगर से फ्री करना, सबको स्वास्थ्य के लिए फैसिलिटी डेवलप करना, इस तरह के गोल हैं इसमें। तो इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 है, वो है जीरो हंगर, यानी कि भुखमरी को ख़त्म करना। तो इस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का भी टारगेट ये है 2030 तक फूड इनसिक्योरिटी है जो, उसको ख़त्म कर देना, इरेडिकेट कर देना, माल न्यूट्रिशन को इरेडिकेट कर देना, कुपोषणता को ख़त्म कर देना। फंडिंग कहाँ से आती है इसकी? पैसा कहाँ से आता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के पास? वॉलंटरी बेस पे दान देते हैं इसमें गवर्नमेंट, नेशन, कॉरपोरेशन, इंडिविजुअल या कोई नॉन प्रॉफिट एंटिटीज है, इसमें दान देते हैं। इसको प्राइज भी मिल चुका है एक बार, 2020 में नोबल पीस प्राइज मिल चुका है इस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, क्योंकि इसने हंगर से लड़ने के लिए जो प्रयास किए हैं उसके लिए इसको नोबल पीस प्राइज दिया गया। कौन सी रिपोर्ट जारी करती है ये? फेमस रिपोर्ट है इसकी एक, ग्लोबल रिपोर्ट ऑन फूड क्राइसिस, ये जारी करती है। इंडिया और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का क्या रिलेशन है? ये देखो 1963 से दोनों एक साथ काम कर रहे हैं ताकि पूरे वर्ल्ड वाइड फूड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की जो एफिशिएंसी है, अकाउंटेबिलिटी है, ट्रांसपेरेंसी है, इसको बढ़ाया जा सके। और गवर्नमेंट के जो डिस्ट्रीब्यूटेड फूड प्रोग्राम है, फोर्टिफिकेशन का प्रोग्राम है, इन सब को आगे इनकी एफिशिएंसी बढ़ाई जाए, अकाउंटेबिलिटी बढ़ाई जाए, फूड इनसिक्योरिटी की मैपिंग की जाए, मॉनिटरिंग की जाए। इसके लिए इंडिया और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम साथ मिलकर काम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डब्बा ट्रेडिंग। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जीएस पेपर 3। डब्बा ट्रेडिंग देखो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ना, इसने अभी बहुत सारे नोटिस जारी किए हैं और वार्निंग दी है पिछले कई सप्ताहों में। जो रिटेल इन्वेस्टर हैं वो डब्बा ट्रेडिंग कर रहे हैं, डब्बा ट्रेडिंग में सब्सक्राइब कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। देखो ट्रेडिंग तो आप जानते हो, शेयर बॉन्ड खरीदना स्टॉक एक्सचेंज में, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है इसके बारे में थोड़ा लास्ट में जानेंगे हम डिटेल में। पहले इस डब्बा ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं। ये एक इनफॉर्मल ट्रेडिंग होती है, मतलब कि ये है, देखो आपको ट्रेडिंग करना है, शेयर बॉन्ड खरीदना है, तो आप क्या करोगे? आजकल तो ऑनलाइन होता है, ऑनलाइन आप इनकी वेबसाइट पे जा सकते हो। जो ब्रोकर होते हैं, ब्रोकर मतलब बीच में बिचौलिए, ये परमिशन ले लेते हैं स्टॉक एक्सचेंज से और बीच में ये ट्रेडिंग कराते हैं लोगों से। जैसे मान लो एंजल वन है, ग्रो ऐप है, इनकी ऐप बनी हुई है मोबाइल पे आजकल। तो एंजल वन हो गया या ग्रो ऐप हो गया, अप स्टॉक हो गया, जिरोता हो गया, ये बहुत सारी ऐप हैं, इनके जरिए ये ब्रोकर बोले जाते हैं, दलाल बीच में, इनके द्वारा आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इनकी ऐप पे जाके अकाउंट बना सकते हो। अकाउंट खोलने के बाद जब आपने डीमेट अकाउंट खोल लिया, डीमेट अकाउंट बोलते हैं जो ट्रेडिंग के लिए काम आता है, तो ये डीमेट अकाउंट खोलने के बाद आप शेयर बॉन्ड खरीद सकते हो, बेच सकते हो इन पे। तो जब आपने ट्रेडिंग की तो ये तो ब्रोकर के थ्रू की और इस पर आप रजिस्टर हो, आपने यहाँ रजिस्टर के थ्रू फॉर्मल तरीके के थ्रू ट्रेडिंग की है। लेकिन होता क्या, अगर मान लो ये स्टॉक खरीदे जाएँ, स्टॉक का मतलब शेयर खरीदे जाएँ, लेकिन बिना किसी सिस्टम के, स्टॉक एक्सचेंज है इसके बाहर बिल्कुल जाके, मतलब हमने ये ऐप वगैरह कुछ यूज़ नहीं की, हमने क्या किया,
ब्रोकर के पास गए, ब्रोकर होगा ये एंजल वन का जो मालिक है या अपस्टॉक का जो मालिक है, उसके पास गए, उससे बोला कि मैं इतने स्टॉक खरीदता हूँ इतने प्राइस पे, मान लो अभी प्राइस है उसका 1000 रुपये पे खरीदता हूँ। तो इसका क्या हुआ, रजिस्टर तो है नहीं कहीं पे ये, और इसने सिर्फ बोली लगाई एक तरह से, 1000 रुपये दे दिए, मान लो एक शेयर खरीद लिया। अब मान लो जैसे ये इन्वेस्टर था, इन्वेस्टर का मतलब जिसने खरीदा, जैसे मान लो मैं खरीद लेता हूँ जाके, प्राइस 1000 रुपये मैंने दे दिए, 1000 रुपये अभी उसका प्राइस था, मान लो रिलायंस का शेयर खरीद लिया, 1000 रुपये प्राइस था, मैंने एक शेयर खरीद लिया, लेकिन बाद में ये 1500 रुपये हो गया इसका प्राइस, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हो गया, 500 रुपये का, तो मुझे 500 रुपये मिल जाएंगे। अगर मान लो 900 रुपये इसका प्राइस घट गया तो मुझे 100 रुपये का नुकसान हो गया, तो मुझे 100 रुपये डब्बा जो ब्रोकर थे उनको देने जाना पड़ेगा कि लो भैया 100 रुपये ये ले लो, मुझे घाटा हो गया, तो डब्बा ब्रोकर को देंगे, किसी कंपनी को नहीं गए। ये कंपनी का ना सा आपने शेयर खरीदा फॉर्मल उस पर जाके, बस आपने ब्रोकर से कॉन्टेक्ट कर लिया। तो इससे नुकसान क्या हो रहा है, रिस्क क्या है, देखो ना तो इसमें इन्वेस्टर को कोई प्रोटेक्शन है, मान लो अभी 1000 रुपये तो चलो थोड़ी रकम है, किसी ने लाखों करोड़ों रुपए की खरीद ली ऐसे, मान लो उसे कितना लॉस हो गया, इसमें कोई प्रोटेक्शन ही नहीं है। आपने जाके जो डब्बा ब्रोकर है, फ्रॉड ब्रोकर है, उनसे खरीद लिया आपने, ना कोई इनका डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है, कहाँ जाओगे आप अपना दुख लेके, किसके पास रहोगे जाके, किस अदालत के पास रहोगे, किसके पास रहोगे, सेबी के पास जाओगे, किसी के पास नहीं जा सकते, क्योंकि आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है इनका, तो आपका ग्रीवेंस है जो दुख है उसका निवारण नहीं हो सकता इस एक्सचेंज के अंदर। तो ब्रोकर हैं वो डिफ़ॉल्ट हो सकते हैं, वो बैंकक्रप्ट हो सकते हैं, इंसॉल्वेंट भी हो सकते हैं। कैसे फैसिलिटेट किया जाता है, देखो इसमें कैश में होता है सारा ट्रांजेक्शन, ऑनलाइन नहीं होता है, तो इसमें कोई सॉफ्टवेयर रिकॉग्नाइज्ड भी नहीं होता है। फिर प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम देखो ये डब्बा ब्रोकर है, तो जो खरीद रहा उसको भी प्रॉब्लम है, भाई साहब ज़्यादा नुकसान हो गया तो वो कहाँ दुखड़ा रोएगा अपना। दूसरा, जो ये ब्रोकर पैसा कमाते हैं वो टैक्स भी नहीं दे पाते गवर्नमेंट को, मतलब टैक्स से बच जाते हैं, कैश में सारा ट्रांजेक्शन होता है और कोई रजिस्टर नहीं होता कि कितने की ट्रेडिंग की गई है, तो इस पर टैक्स नहीं देते, जो सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है वो भी नहीं देते, ना ये जो इन्वेस्टर हैं वो देते अपनी कमाई पे, इनका भी पता नहीं चल पाता, फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम्स के जो प्रीव्यू है उससे बाहर रहते हैं, ये प्रॉब्लम है। तो लीगल इम्प्लीकेशन क्या होंगे इसके, देखो अगर कोई पकड़ा जाता है इसमें तो ये एक ऑफेंस है, अपराध है। एक एक्ट बना हुआ है सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 का, इसके सेक्शन 23 क्लाउज 1 में कोई भी मान लो दोषी पाया जाता है उसको 10 साल की सज़ा हो सकती है, 25 करोड़ रुपए का फाइन लग सकता है, या दोनों हो सकता है, फाइन भी लग सकता है और सज़ा भी लग सकती है। अब जान लेते हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, जिसने एक गाइडलाइंस जारी की हैं डब्बा ट्रेडिंग के बारे में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड पूरा नाम है इसका, शॉर्टकट में NSE बोलते हैं। 1992 में बनाया गया था ये, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका। लीडिंग स्टॉक एक्सचेंज माना जाता है, वन ऑफ द लीडिंग एक्सचेंज हमारे इंडिया का। और देखो इसमें क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ये समझ लो एक तरह से मार्केट है जहाँ पे शेयर बॉन्ड खरीदे जाते हैं। आजकल तो घर बैठे ऑनलाइन खरीद सकते हो आप, लेकिन सारा कुछ प्रोसेस यहीं से होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से। इसमें बहुत सारी कंपनी रजिस्टर होती हैं, बैंक इंश्योरेंस कंपनी रजिस्टर होती हैं, उनके हिसाब से शेयर और बॉन्ड का प्राइस वगैरह घटते बढ़ते रहते हैं। इसी तरह से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भी एक BSE। तो ये दो मेन स्टॉक एक्सचेंज है हमारे इंडिया के, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। और भी है एक्सचेंज, और भी कई सारे एक्सचेंज है, लेकिन इतने फेमस नहीं है। तो यही थे आज के टॉपिक, कुछ वन लाइनर टॉपिक हैं जो न्यूज में थे। एक है आपका देखो इनका सिविलाइजेशन है, इनका सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता। जैसे हमारे इंडिया में हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन, ऐसे एक इनका सिविलाइजेशन थी लगभग 600 साल पहले, 1400 के लगभग। कहाँ पे रहते थे इनका सिविलाइजेशन के लोग, बस आपको ये पता होना चाहिए, ये पेरू में रहते थे। देखो ये साउथ अमेरिकन कंट्री है, एक पेरू दिख रही है आपको, हरा हरा पेरू, यहाँ पे सिविलाइजेशन के लोग रहा करते थे। एक देखो स्पीति वैली न्यूज में थी, स्पीति वैली, स्पीति घाटी, स्पीति या पिति बोलते हैं इसे, पिटी भी हो सकता है इसका प्रोनाउंसिएशन, स्पीति या पिति वैली। ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है ये। स्पीति या पिति का मतलब होता है मिडल, इंडिया और तिब्बत के बीच में है ये। देखो यहाँ पे इंडिया है, हिमाचल प्रदेश के यहाँ एरिया में है ये स्पीति वैली, स्पीति घाटी, और ग्रेट हिमालयन रेंज का पार्ट है ये, याद रखना, ग्रेट हिमालयन रेंज में बनी हुई है स्पीति वैली। एक देखो R21 वैक्सीन न्यूज में थी, R21 वैक्सीन,
ये किसकी है और किसने बनाई है, इतना याद रखना है। ये वैक्सीन मलेरिया के लिए बनाई है, मलेरिया के लिए बनाई है। और किसने बनाई है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है जो यूनाइटेड किंगडम की, उसने ही बनाया है R21 वैक्सीन को। और देखो इंडिया का पहला अंडर वाटर मेट्रो चल गई है, ट्रायल चल गया उसका। पहली, इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो, मतलब पानी के अंदर, पानी के नीचे। और कहाँ पे है ये? हुगली रिवर में। जो हुगली रिवर है, हुगली नदी है वेस्ट बंगाल में, हुगली रिवर जो यहाँ से बह रही है, मान लो ये हुगली रिवर बह रही है, इसके नीचे 13 मीटर नीचे सुरंग बना दी। और सुरंग ये है कम से कम 520 मीटर लंबी सुरंग है, रिवर से 13 मीटर नीचे। और इस सुरंग के नीचे, सुरंग को इंग्लिश में बोलते हैं टनल, तो इस सुरंग से होते हुए गुजरेगी ये अंडर वाटर मेट्रो। अभी इसका ट्रायल शुरू हो गया है। तो इंडिया की पहली अंडर वाटर मेट्रो है जो हुगली रिवर के नीचे बनाई गई है। एक देखो मिर्चा राइस न्यूज में था, मिर्चा या फिर मरचा, मिर्चा या मरचा, ये राइस है जो, ये कहाँ का है? ये बिहार की वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट का है, वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट का। ये वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट का है, तो हम पढ़ क्यों रहे हैं इसे? पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि भाई साहब इसको जीआई टैग मिल गया है। मिर्चा राइस या मरचा राइस को जीआई टैग मिल गया है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। और ये क्या होता है इसके बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, और डिटेल में जानना है तो आप इसके बारे में, जीआई टैग के बारे में इकोनॉमी की प्लेलिस्ट में लेक्चर मिल जाएगा, वहाँ पे पढ़ सकते हो। तो यही टॉपिक थे आज के।